हेलो। 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 Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून। Sir, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, good. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। Good afternoon. आपको ये हर बार बताना पड़ेगा कि डोंट यूज़ पेन, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप लोगों के लिए वो नहीं है। सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप इज इट ऑडिबल टू एवरीवन। सब सुन पा रहे हो ना मुझे? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है ना? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड। Hope everyone can listen to me. Just raise your hand. Only 4%. What about others? Are you not able to listening me? Just raise your hand so that I'll get to know my voice is reached to you. Is it? Just raise your hand. Okay. So in previous lecture we have studied about tropical rainforest. So आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is चैप्टर 11 our constitution. तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स यानी कि सेट ऑफ लॉ और रूल्स का एक सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को वर्क करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमारी कंट्री चलाती है। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रन अवर कंट्री। सो basically what is constitution? The rules or laws according to which country is governed from its constitution। कि जो भी हमारी कंट्री है उसमें जो कौन से लॉ होने चाहिए, अगर वो लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके लिए क्या प्रेफरेंसेस होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारी कंट्री को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए जो रूल्स है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, उस सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। सो हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट दोज हु गवर्न अ कंट्री डू नॉट डू जस्ट व्हाट दे प्लीज। और कॉन्स्टिट्यूशन होना यानी कि गवर्नमेंट जो है वो उनको जो अच्छा लगे उनके मन से, मतलब जो मन में आए वो करे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें क्या किसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो अब खुद को अच्छा लगे, खुद को पसंद हो, वो नहीं कर सकते। सो कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड डिसीजन दे टेक मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन फॉलो करवाते हैं हमसे, वो सारे, वो जो नए लॉ बनाते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते होने चाहिए। सो सबसे पहले शुरू करते हैं राइटिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप सब सुन पा रहे हैं मुझे। Okay. Just before we gained independence, the people elected a body called Constitution Assembly। हमें जैसे मतलब आज़ादी से बिल्कुल
कुछ वक्त पहले ही जो लोग थे उन्होंने एक बॉडी यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक पार्ट बनाया जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला। उनको टास्क दिया गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करना है और फिर सब कुछ कलेक्ट करके हमारे इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एंड गेव इट द टास्क ऑफ डिस्कसिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो टास्क जिनको दिया गया था वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly then formed a committee to prepare the Constitution. जो Constituent Assembly थी उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके, और ये जो कमेटी थी, ये जो ग्रुप था, उसके लीडर कौन थे? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है ना, ये है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। हेलो, is it audible to everyone? Just raise your hand. Okay. Hello. Everyone can hear me now? Okay. So let's start from the writing of our constitution. जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके कुछ वक्त पहले ही इंडिया के लोगों ने एक बॉडी इलेक्ट की, एक पार्ट इलेक्ट किया, एक ग्रुप इलेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग चल सके। तो उन्होंने एक जो इस चीज़ पे डिस्कस कर सके, उसके ऊपर डिसीजन ले सके। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, अलग अलग कंट्रीज़ के दूसरे कंट्रीज़ जो थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर उनमें से ऐसी चीज़ें एडप्ट की यानी उनमें से ली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे लिए ज़रूरी थी, जो हमें सूटेबल हो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो पढ़े, फिर उन्होंने उसमें से और इस कमेटी ने और जिसके हेड भीमराव आम्बेडकर थे उन सब ने मिलके एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो कि कब बना, हमने वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट किया? 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट किया और इसीलिए उसी दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे यानी कि लोगों के थ्रू चलता, लोगों के थ्रू, रिपब्लिक का मतलब ये होता है प्रजासत्ताक जिसे बोलते हैं, कि लोगों के थ्रू जहाँ पे जो कंट्री है वो गवर्न होती है। सो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? आई होप यू ऑल क्लियर नाउ। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी कि उस दिन इंडिया आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी यानी कि हमारी कंट्री रिपब्लिक यानी कि लोगों के थ्रू चलती डेमोक्रेसी बनी थी। सो दैट इज़ वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी। Okay, so the writings of our constitution. Just before we gained independence, the people elected a body called a constituent assembly. हमें आज़ादी मिलने से कुछ वक्त पहले ही लोगों ने constituent assembly बनाए। They gave it the task. Hello. Now is it audible to everyone? Hello, is it audible? Hello, hello, hello. Just raise your hand. I told you. Hello. Okay. So, and gave it the task of discussing and deciding upon the constitution. The Constituent Assembly then formed a committee to prepare the constituent.
फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। द कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो थे उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। इट स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज एंड केम अप विथ वन दैट वुड सूट अस। और काफ़ी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके बाद बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय कमिटी वॉज डिस्कस एंड अप्रूव बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया। देन फाइनली बिकम अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। So we say we adopted our constitution on this day। और इसी दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, विच वी कॉल अवर रिपब्लिक डे, जिसको हम हमारा रिपब्लिक डे मानते हैं। अ फ्यू थिंग्स अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडिया का है, जो क्या बताता है कि गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है, जो भी काम है, वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो लोगों को कौन से राइट दिए हैं, लोगों की ड्यूटीज़ क्या है, जो प्रिंसिपल्स है, ये सब किस में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो काफ़ी बड़ा है। अब जैसे हमने बोला कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, सो उसमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। It explains the nature and function of our government. What rights the people have. People को कौन से राइट है, कौन से हक दिए गए। We cannot discuss everything in it। काफ़ी लंबा है, सो हम सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते। But here are a few important things। और कुछ important चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। Okay? Next, democratic republic। India is a democratic republic. In a republic, the head of the country is a president। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि यहाँ की जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, कोई राजा नहीं है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कौन करते हैं? लोग करते हैं। लोगों के थ्रू जो है वो शासन चलता है, लोगों के लिए चलता है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकशाही यहाँ पे है, लोगों का राज चलता है। सो बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकशाही जो होती है उसमें जो हेड होते हैं, कंट्री के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया में है प्रेसिडेंट। अभी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? काफ़ी कुछ लिख रहे हो तो अब ये भी लिख दो, जिसको आता है वो लिखो, अदरवाइज मैं तो बता ही रही हूँ। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? जिसको आता है सिर्फ लिख दो। कब से लिखे जा रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये भी लिखो। मोदी जी पीएम है, प्रेसिडेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछ रही हूँ मैं, प्रेसिडेंट पूछ रही हूँ। ओके, लेट मी टेल यू। रामनाथ कोविंद, इंडिया के प्रेसिडेंट अभी रामनाथ कोविंद है। और जो मोदी जी है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, प्रेसिडेंट नहीं है। ओके, सो जो कोई किंग और क्वीन अगर किसी कंट्री का हेड होता है तो उसे मोनार्ची बोलते हैं, यानी कि राजाशाही बोलते हैं। पर इंडिया में जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। सो जहाँ पे हेड प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किसी राजा और रानी की तरह, राजा और रानी का बेटा जैसे बाद में राजा बनता है वैसा नहीं होता, वो मोनार्ची में होता है। पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है वहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे हेड प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट का बेटा नहीं बनता, बल्कि लोगों के थ्रू इलेक्ट किया हुआ पर्सन बनता है। सो इसीलिए इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं, हम जिसको इलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो भी पार्टी के ज़्यादा एमपीज़ इलेक्ट होते हैं, जो भी मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी यानी कि मोर देन हाफ,
50% से ज़्यादा जिसके भी एमपीज़ होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। तो अभी कौन सी पार्टी के ज़्यादा एमपीज़ है इंडिया में, मतलब राइट नाउ? हेलो, एनीवन नोज? देन राइट, नरेंद्र मोदी कोई पार्टी नहीं है, वो इंसान है। मैंने पार्टी पूछा, पार्टी अभी है भाजपा, करेक्ट। सो पहले तो आप क्लियर हो जाए, करेक्ट, बीजेपी। सो पहले तो आप क्लियर हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। पार्टी यानी कि जो भी पर्टिकुलर लोग होते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, वो लोग एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टी। और उस पार्टी के मेंबर जो होते हैं वो इलेक्शन में खड़े रहते हैं। और जो भी सेंट्रल लेवल पे ऐसी इलेक्शन जो होती है, पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, उसमें जो भी वोटिंग मेजॉरिटी वोट, ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं वो बनते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, ज़्यादा लोग जिसके ज़्यादा एमपी होते हैं, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और उन्हीं एमपीज़ में से कोई एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। और फिर ये जो एमपीज़ होते हैं वो सब मिलके किसी एक पर्सन को वोट करके प्रेसिडेंट बनाते हैं। आई होप अब आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्टी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जो टर्म्स है वो क्लियर होगी। सो लेट्स डू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। India is a democratic republic. In a republic, the head of the country is president, not king or queen. Head of the country is president, king or queen नहीं होते। In a democracy, the leader elected by the people from the government. जो लीडर है वो किससे इलेक्ट होते हैं? पीपल से, और वही क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट। इन आवर कंट्री द लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंट्री में जो भी पीपल इलेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द पार्टी विद द मेजोरिटी मोर देन हाफ ऑफ एमपीज फॉर्म द गवर्नमेंट। जिसके ज़्यादा एमपी होते हैं वो पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। अब देखते हैं इंडियन यूनियन। जो इंडिया है वो यूनियन है। यूनियन यानी कि एक है काफ़ी सारे स्टेट का एक ग्रुप है। सो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ मैनी स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहते हैं कि ईच स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। ईच स्टेट हैज़ हिज ओन गवर्नमेंट टू। मतलब इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो हर किसी का अपना अपना वर्क होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है कि हमारी आर्मी है जो उसके ऊपर वो उनका ध्यान रखना, या फिर सेंट्रल लेवल की जो अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी वर्क होता है, ये सारे जो काम होते हैं वो किसके होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट के देखें तो वो कैसे काम करती है? जैसे कि लोन ऑर्डर मेंटेन करना, फार्मिंग देखना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारे काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी बड़ा है, तो स्टेट जो है टोटल अभी 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो उन सब को एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी है जो अलग अलग स्टेट वाइज अपने स्टेट की पर्टिकुलर जो नीड है वो पूरी करती है। सो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ मैनी स्टेट। काफ़ी स्टेट का एक ग्रुप है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच स्टेट विल हैव इट्स ओन गवर्नमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी। एंड द होल ऑफ इंडिया और द यूनियन विल हैव द यूनियन गवर्नमेंट। और पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट होगी जिसे हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द जॉब्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है और यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या है। सम ऑफ द थिंग्स दैट द 28 स्टेट है, 29 नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था इसीलिए 29 थे, बट लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए और वो यूनियन टेरिटरी में काउंट किया गया। सो राइट नाउ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स।
Okay. Now let's continue with the topic. Some of the things that the state government look after the law and order, state transport. So ये farming, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ये सारे काम कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जबकि यूनियन गवर्नमेंट का काम है, द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंस ऑफ द होल कंट्री, जो पूरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस, आर्म फोर्सेस। डिफेंस यानी कि रक्षा, खुद की रक्षा करना यानी कि डिफेंस करना। आर्म फोर्सेस वो कौन सी होती है? हमारी आर्म फोर्सेस। तो ये कौन देखेगी? हमारी नेशनल गवर्नमेंट यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट। फिर रेलवे है, पूरी कंट्री की रेलवे डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे, अवर रिलेशन विथ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के साथ के रिलेशंस। सो बेसिकली अभी जो मैटर चल रहा है, जैसे कि चाइना है, नेपाल है, अभी जो मैटर चल रहा है, तो वो मैटर कौन देखेगा? अभी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, हेल्थ, अभी जो चल रहा है हेल्थ सेंटर्स यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारे काम कौन देखेगी? और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेट ट्रांसपोर्ट देखना, तो ये सारा काम है स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। हमारी कंट्री में हर एक रिलीजन को इक्वल नहीं देखा जाता है कि एवरीवन हैज़ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वॉट एवर दे वॉन्ट। हर किसी को राइट है कि वो जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहे वो अपने मन से कर सकते हैं, और हर एक रिलीजन को इक्वल राइट दिया गया है। हर एक रिलीजन इक्वल है, कोई भी रिलीजन ऊपर या कोई भी रिलीजन हायर और इंफीरियर नहीं है। सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अवर्स इज अ सेक्युलर कंट्री। दिस मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। और रिलीजन्स आर इक्वल इन अवर कंट्री। हर एक रिलीजन कैसा है? इक्वल है। अब देखते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी। इक्वालिटी यानी सबको इक्वल देखना, समान देखना। सो क्या है कि हर एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी कहा गया है कि हर एक इंसान को कुछ फ्रीडम दी गई है, राइट दिए गए हैं, कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीक, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर। आप पूरे इंडिया में किसी भी पार्ट में कहीं भी रह सकते हैं। आपको पूरे इंडिया में अपने मन से कुछ भी बोलने की आज़ादी है, बट उसमें एक कंडीशन भी है कि पूरे नेशन को या फिर किसी और की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना। सो ये कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। So liberty or freedom and equality are two basic ideas behind many things in our constitution. ये जो दो बेसिक आइडिया है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारी चीज़ों के बीच पीछे के दो आइडियाज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ राइट्स हमें दिए गए, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन द इंडिया। हम इंडिया में कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके पीछे का आइडिया क्या हो गया? लिबर्टी। और हमें कोई ये करने से रोक नहीं सकता। हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते। मैंने अभी बोला ना कि सेक्युलर कंट्री, हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते कि एवरी रिलीजन आर इक्वल। तो ये जो है इक्वालिटी, तो इसके पीछे का आइडिया क्या हो गया? सेक्युलर कंट्री के पीछे का मेन आइडिया भी हो गया इक्वालिटी। सो एंड द बेसिस ऑफ दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस सम राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स यानी कि कुछ हक दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द फ्रीडम टू लिव एंड डू थिंग्स इन अवर ओन वे। हमें जीने का हक है और हर एक चीज़ को अपने अलग तरीके से करने का भी राइट है। तो हमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को अलग तरीके से करने से। एंड ऑल ऑफ अस आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट एंड द लॉज। और इसीलिए गवर्नमेंट और लॉ है उसके लिए हम सब कैसे इक्वल ट्रीट किए जाते हैं। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती कि चलो आप वीआईपी हो तो आपके लिए ये किया जाएगा, नहीं। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे, मतलब ये लिबर्टी और इक्वालिटी ये बेसिक आइडियाज़ है जो हमें दिए गए राइट्स के पीछे के दो मेन रीज़न हैं। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि आदर्श। हमारे कुछ आदर्श होते हैं, जैसे कि हम ये चीज़ नहीं करते, ये चीज़ हमारे कुछ एथिक्स के खिलाफ, एथिक यानी कि हमारे कुछ उसूल होते हैं कि ये चीज़ गलत लगती है हमें, तो दैट इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड समथिंग। कुछ चीज़ करने के पीछे के बेसिक आइडिया, दैट इज़ प्रिंसिपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, हमारा गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन वो कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द गवर्नमेंट टू एक्ट एंड मेक लॉज अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉ बनाती है, तो उसके उसके लिए भी उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आदर्श जो है, कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अगेंस्ट जाके वो लॉज नहीं बना सकते। द principle includes ensuring the good of the people, setting above पंचायत, protecting forest, wildlife, etc. जैसे कि लोगों का अच्छा करना, फिर पंचायत बनाना यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाना, फिर फॉरेस्ट जो है, वाइल्ड लाइफ है यानी कि जंगल जो है, वहाँ की ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, इन सबको प्रोटेक्शन करना, ये भी किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी रूल्स है। एनिमल्स राइट्स भी आते हैं कि कई बार कुछ एनिमल्स है उनको मारना, उनको हंट करना भी एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस यानी कि गुनाह है, जिसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। सो एज यू हैव लर्न, पंचायत आर वर्किंग इन अवर विलेज। पंचायत जो है हमारे गांव में वर्क करती है। लॉज हैव बीन मेड टू हेल्प वर्कर, वुमेन, ट्राइबल्स एंड द बैकवर्ड कास्टेज। और लॉ जो है वो ऐसे जो लोग हैं जो भी पीछे, जैसे कि कुछ वर्कर्स है, मजदूर वर्क है, या फिर वुमेन्स है जिसके ऊपर काफ़ी सारे कई बार इस तरीके से अत्याचार होते रहते हैं। ट्राइबल्स है जो भी आदिवासी लोग हैं, जो काफ़ी बैकवर्ड्स कास्ट के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू प्रोवाइड, उसका एक एग्जाम्पल अगर देखें तो गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन, फ्री चाइल्ड एजुकेशन, 6 to 14 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन का एक लॉ बनाया कि उन्हें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आज जो प्राइमरी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसमें 6 to 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमें कुछ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मैंने आपको बताया ना कि पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए, पीपल को फंडामेंटल राइट दिए हैं, कि कुछ हक दिए हैं विद कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से हक दिए हैं और इसका मतलब क्या होता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right to freedom of religion, culture and educational rights, right against exploitation, right to constitutional remedies, right to education। ये सारे राइट एक्चुअल में क्या है, इस राइट्स का मीनिंग क्या होता है, इस राइट्स को अगर ये राइट्स हमें कोई रोके तो हम क्या कर सकते हैं। फिर फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे हमें कुछ राइट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसके सामने कुछ ड्यूटीज़ भी होती है। जैसे एक कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हमें राइट मिलते हैं तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं। तो वो कौन सी है, हमें कौन सी ड्यूटीज़ करनी चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसका मीनिंग भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये राइट्स और ये सब क्या है। तो टिल देन मैं एक बार आपको आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा वो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अवर कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग कंट्री है उसे गवर्न करना होता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने मन से उनको जो अच्छा लगे, उनको खुश करे, ऐसा काम ना करे। उन्हें काम किसके अकॉर्डिंग करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द राइटिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन का राइटिंग,
जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उससे बहुत पहले, एक थोड़े वक्त पहले ही इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसको बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक कमेटी बनाई जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर वर्क करे, उसको डिस्कस करे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। जिस कमेटी को हेड किसने किया? हमारे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उसमें से जो भी इंडिया के लिए सूटेबल था, बेस्ट लगा, वो उनमें से अडॉप्ट किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि फाइनली हमने ये अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए उस दिन को हम आज भी इंडिया के रिपब्लिक डे के दिन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो उसके पूरा डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके कुछ पार्ट हमने डिस्कस किए, जैसे कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इंडिया में जो हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन है? प्रेसिडेंट। कोई किंग और क्वीन नहीं है। मैंने बताया आपको इंडिया के प्रेसिडेंट अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। फिर जो लोग होते हैं, इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें क्या होते हैं? लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। गवर्नमेंट के कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के होंगे, एमपी सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के मेजोरिटी होगी वो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे। और वही गवर्नमेंट बना के हमारे इंडिया के ऊपर रूल करेगी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। फिर देखा इंडिया जो है वो काफ़ी सारे स्टेट का एक यूनियन है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और हर एक स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग होता है और यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग होता है, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट देखना, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। यूनियन गवर्नमेंट का काम है कि जो डिफेंस है पूरे कंट्री के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो देखना, जैसे कि डिफेंस है, हमारी आर्म फोर्सेस है, रेलवे है, नेशनल हाईवे है, या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन है वो देखना। फिर हमने देखा कि सेक्युलर कंट्री, इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती, हर एक रिलीजन इक्वल है। फिर हमने देखा लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, और इक्वालिटी यानी कि सबको इक्वली देखना। ये जो मेन है वो बेसिक आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे राइट्स के पीछे। फिर देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है उसको कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लोगों का अच्छा, फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, पंचायत बनाना। पंचायत जो है वो जो कि गांव हमारे विलेज के लिए काम करती है, और ऐसे लॉ बनाना जो कि जो बैकवर्ड है सोशली, या फिर ट्राइबल्स है, कुछ वर्कर्स है, उनको हेल्प करे। उसका एक एग्जांपल भी हमने लिया, जैसे कि चिल्ड्रंस है 6 to 14 एज के बीच के, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आया हो।